नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव या लाइट। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है, जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम के तो जो कण होते हैं जो उसके संपर्क में आते हैं वो अपनी साम्य स्थिति के, ये मान लो साम्य स्थिति, इसके इधर उधर गति करते रहते हैं। तो ये कण है यहाँ पर, ये अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करते रहते हैं। तो जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करता है तो माध्यम के कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर दोलन करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। तो प्रत्येक समय माध्यम के प्रत्येक कण का, जब माध्यम का कण यहाँ पे इस समय टी पे यहाँ पे है तो उसका विस्थापन यहाँ हुआ, जब यहाँ हुआ तो इसका विस्थापन इस पोजीशन पे हुआ। तो प्रत्येक समय माध्यम के प्रत्येक कण का निश्चित विस्थापन होता है। यदि एक ही माध्यम में दो या दो से अधिक तरंग, यदि एक ही माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे, जब एक ही माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ गमन करती हैं, तब माध्यम के कणों का व्यवहार कैसा होगा और उनमें विस्थापन कैसा होगा, इसका अध्ययन हम व्यतिकरण के अंदर करते हैं। 11th में आप लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का ही उपयोग इंटरफेरेंस में किया जाता है। जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक समान प्रकृति की तरंगें जब दो या दो से अधिक समान प्रकृति की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, एक साथ संचरित होती हैं, तो परिणामी विस्थापन y, जो इनका इन तरंगों का परिणामी विस्थापन y है, ठीक है, वो परिणामी विस्थापन y जो है वो तरंगों के द्वारा, ठीक है, इस कण पर उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है, ठीक है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इनका जो परिणामी विस्थापन है, मान लिया तरंगे y1 है, दूसरी y2 है, तीसरी y3 है, ऐसे ये तरंगे हैं, ठीक है। तो इनका ये तरंगे किसी माध्यम में संचरित हो रही है, तब इनके विस्थापन क्या है, y1 है, y2 है और y3 है, डैश yn है। तो परिणामी विस्थापन जो y होगा वो इन सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। यही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो इन तरंगों के परिणामी के सदिश योग के तुल्य होता है, यानी वेक्टर y1 इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस वेक्टर yn, दैट इज वेक्टर yn।
ये क्या है? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जब दो या दो से अधिक समान प्रकृति की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तब माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन वाई तरंगों के द्वारा इस कण पर उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी समय माध्यम के कण का, ठीक है, माध्यम के कण में का संचरित तरंगों के विस्थापन y1, y2, y3 डैश yn है, तो इनका परिणामी विस्थापन वेक्टर y क्या होगा? इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। तो वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस डैश डैश वेक्टर yn। ये क्या है? ये तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत का हम व्यतिकरण में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? ऐसा स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है, वो कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। उनके बीच का कालांतर नियत है, वो बदलता नहीं है। जो कालांतर आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। दो कला संबद्ध स्रोत से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। ये व्यतिकरण की शर्त होती है कि जो भी स्रोत हो वो कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, ठीक है, जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम भी समान है, जब किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो कण है, ठीक है, विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग, ठीक है, तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो उनके तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता है वो अगर अधिकतम है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, उन्हें हम उन बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उन बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो, वो किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है, उन बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। तो पहला हमने भी बताया था, जो भी प्रकाश स्रोत है दोनों
प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। अर्थात दोनों तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। जो भी प्रकाश स्रोत है उनमें से जो प्रकाश निकल रहा है, तो दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। अब अगर व्यतिकरण चाह लो कि बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए दोनों तरंगों के आयाम भी बराबर होने चाहिए। जितनी भी तरंगे जा रही है, दो या दो से अधिक तरंगें अगर अध्यारोपण हो रहा है, तो सभी तरंगों के जो आयाम है वो बराबर होने चाहिए। अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। ठीक है, और जो भी प्रकाश स्रोत है वो बहुत ही संकीर्ण होना चाहिए, तभी अच्छा व्यतिकरण प्राप्त होगा। यानी जो प्रकाश स्रोत है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो संकीर्ण होना चाहिए, मतलब बिंदु मात्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहता है जो भी दो प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश स्रोत ले रहे हैं, दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोत है, मान लो दो प्रकाश स्रोत हैं, तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ये मान लो S1 है, ये प्रकाश स्रोत S2 है, दो प्रकाश स्रोत है, तो अच्छे प्रकाश स्रोतों के मध्य दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे तरंगार्ध जो है वो एक ही दिशा में अग्रसित होंगे। तो जब तरंगार्ध एक ही दिशा में अग्रसित होंगे तो जो फ्रिंज बनेगी वो चौड़ी फ्रिंज प्राप्त होगी और स्पष्ट प्राप्त होगी। तो प्रकाश स्रोतों के जो बीच की दूरी होती है वो कम होनी चाहिए, जिससे तरंगार्ध एक ही दिशा में अग्रसित होकर चौड़ी फ्रिंज बना सके। तो ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरी क्या है? दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। तीसरा शर्त क्या है? अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम
बराबर होने चाहिए। चौथी शर्त क्या है? अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए। और पांचवी शर्त क्या है? प्रकाश स्रोतों के मध्य दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में अग्रसरित होकर चौड़ी फ्रिंज का निर्माण कर सके, यानी चौड़ी फ्रिंज बना सके। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। व्यतिकरण पढ़ रहे थे, इसमें हमने तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तब माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन वाही तरंगों के द्वारा इस कण पर उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब मान लिया कि जो दो तरंगे हैं, तो एक तरंग वेव 1 ये है, ये वेव 2 है, तो ये एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। इसका आयाम a है, इसका भी आयाम a है, ठीक है। अब इन तरंगों का परिणामी, अब ये दो तरंगों का अध्यारोपण हुआ, तो इनका जो परिणामी मिलेगा, अब क्या हुआ, इसका आयाम a है, दोनों का आयाम बराबर है, ठीक है, दोनों का आयाम एक ही दिशा में है। तो क्या हो जाएगा, जब ये मिलेगी तो इसके कारण इसकी जो आयाम हो जाएगा, ये बड़ा आयाम प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों तरंगों के मिलने से जो आयाम बनेगा, जो परिणामी तीव्रता का ग्राफ बनेगा, उसमें जो आयाम मिलेगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अधिक होगा, यानी ये आयाम जो है ये इससे बड़ा प्राप्त हुआ, यानी A1 इज ग्रेटर देन A। कब? जब वेव 1 और वेव 2 का आयाम बराबर हो, यानी जब दोनों के संग आपस में मिलते हैं एक साथ, ये एक साथ मिल रहे हैं दोनों के संग, तब और उनका आयाम भी बराबर है, तो जो हमें उसका रिजल्टेंट प्राप्त होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अधिक प्राप्त होता है। इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए, दोनों का आयाम बराबर है, तो जो हमें परिणामी तरंग प्राप्त होगी उसका आयाम क्या होगा, अधिक होगा। अब मान लिया ये वेव 1 है, अब ये इससे पाई फेज डिफरेंसेस में, अब ये एक तरंग है, इसका आयाम a है, और एक ये तरंग है, इसका भी आयाम a है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण कराया, तो इसका श्रृंग और इसका गर्भ एक साथ मिल रहे हैं, इसका गर्भ और इसका श्रृंग। तो जब हम इसको, इनका अध्यारोपण होगा, तो अध्यारोपण के बाद सम क्या हो जाएगा, वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। तो ये क्या है, इसका सदिश योग है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, और दोनों का आयाम बराबर है, तो जो इनकी जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी वो क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, तो ये लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इनके अध्यारोपण से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, यानी क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। इतना ही ये प्लस में a, इतना ही ये माइनस में है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस कंडीशन।
मान लिया दो वेव हैं, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2। अब ये दो वेव है, अगर हम इनका अध्यारोपण कराएं तो इनसे जो प्राप्त तरंग होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, जो ग्राफ होगा, वो इस तरीके से प्राप्त होगा। रैंडमली नहीं आएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग आएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग आएगा, यहाँ पे आयाम अलग होगा, यहाँ अलग होगा और यहाँ आयाम अलग होगा। इसीलिए इसके आवश्यक शर्तों में क्या बताया गया था कि अगर अच्छे व्यतिकरण के लिए तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए। मान लिया एक पल्स ऐसे आ रही है एम्पलीट्यूड की, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। एक दूसरी पल्स इधर की ओर आ रही है, ठीक है। अब ये क्या हुए, आपस में मिले। तो जब ये मिलते हैं, तो जब मिले तो क्या होगा, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, जो भी पल्स बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का सदिश योग हो जाएगा, तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ बड़ा प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये तरंग, ये पल्स इधर जा रही है, इधर जा रही है, फिर दोनों कुछ देर के लिए मिले, जब मिले तो उनका एम्पलीट्यूड अधिक हो गया। फिर क्या हुआ, ये पल्स फिर ये वापस अपने उसी फेज में, ये मान लो A1 है, इसका A2 है, इसको मान लो A3 है, तो क्या हो गया, ये वापस ये पल्स इस तरफ जा रही थी और ये पल्स इस तरफ आ रही थी। अब इन दोनों तरंगों में क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ, तो जो परिणामी तरंग मिला उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों जुड़ गए तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका आयाम बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये तरंग कुछ वेलोसिटी से गति कर रही थी, ये फिर ये तरंग अपने रास्ते चली गई और ये तरंग अपने रास्ते चली गई। कुछ देर के लिए मिले, मिलने के बाद जब मिले तो इसको जो परिणामी तीव्रता हुई जो बढ़ गई, यानी एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया। उसके बाद ये अपने रास्ते चली गई और ये तरंग अपने रास्ते चली गई, ठीक है। इसके नेक्स्ट केसेस का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।